क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम रियल क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके हर विषय की पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन करा रहे हैं। उसी क्रम में आपके गणित विषय की 2024 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों की हम एक सीरीज करा रहे हैं और एक ही वीडियो में आपके सभी प्रश्न पत्रों को ले रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो अंतिम प्रश्न पत्र हुआ था वो 2023 में हुआ था। तो 2023 का बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो आपका पूछा जाता है कि आपका ऋण जो संख्या है वो ऋण पूर्णांक संख्या क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऋण पूर्णांक संख्या आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेके उसके बाद में आपका -3 -2 -1 और ये 0 यहां तक आपकी ऋण पूर्णांक संख्याएं होती हैं। उसके बाद में आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या शुरू होती है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे ये आपका परिमेय संख्या होती है, तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद में ये -5 आपका ऋण पूर्णांक संख्या होगा। अब 0 आपको पता है कि ये एक पूर्ण संख्या होती है, ये इसलिए आपका ये भी नहीं होगा। और ये आपको पता है कि -√7 है, ये एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ये सही। उसके बाद में आपका पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। लघुत्तम समापवर्तक को हम LCM भी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, हम 9, 12 और 18 को यहां पर क्रम में लिखेंगे और उसके बाद में हम इसको ऐसे करेंगे सॉल्व। उसके बाद में हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या 2 है जिससे ये भाग जा रहा है, तो 9 को ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में 12 6 से बार जाएगा, ये हमारा 9 बार जाएगा। उसके बाद ये हमारा 2 से जाएगा, 2 से 9 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर हम अगेन कर क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 से ये 3 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, ये भी 3 बार जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे, ये 1 बार गया, ये भी 1 बार गया, ये भी 1 बार गया। ठीक है, अब यहीं पे हम अपना रोक देंगे और उसके बाद में जो हमारी संख्याएं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 इसको इस तरह से लिखेंगे। और आपको पता है कि ये 4 होता है, ये 9 होता है, तो 9 गुणा 4 हमारा होगा 36। तो 36 इसका सही उत्तर होगा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन 36 आ जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो जो प्रशिक्षु जिनको पता नहीं है कि परिमेय संख्या क्या होती है, उनके लिए मैंने एक PPT ली हुई है, आप समझती है वहां पे परिमेय संख्या होती क्या है। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर P और Q एक पूर्णांक होता है तथा Q जो है वो 0 में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका डिनोमिनेटर में दे रखा है। ठीक है, आप जैसे 1/2, 3/2, -4/5, 5/-7, ये आपके सभी जितनी भी संख्याएं हैं, ये √25 आपका ये एक सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है। ये आपका चार्ट है आपको समझने के लिए। 0 से इस तरफ जो संख्याएं होंगी वो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएंगी और इससे 0 के इस तरफ जो कहलाएंगी वो आपकी धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको परिमेय संख्याओं को लेकर जो भी भ्रम होंगे वो दूर हो चुके होंगे। आपको पता है ये आपकी एक परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि आप जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 11/6 की फॉर्म में आएगा ये, तो इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। 0.78 को आप इस तरह से अगर लिखेंगे तो आपको पता है कि ये आपका 78/100 हो जाएगा, क्योंकि आप पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, ये पॉइंट हटाया, उसके बाद यहाँ से काटेंगे, आपका 39/50 ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ये 36 दे रखा है, यहाँ पे हमारा ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 5/6 की फॉर्म में ये नोट हो जाएगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। और ये जितने भी प्रशिक्षु ये सोच रहे हो कि सर पाई की जो वैल्यू होती है सर वो हमारा 22/7 आती है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहीं पर आप सभी प्रशिक्षुओं को ध्यान देना है कि ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी असल वैल्यू 3.14 पॉइंट से शुरू होकर 35 तक जाती है, तो इसकी कोई निश्चित मान नहीं है, तो इसलिए आपका ये परिमेय संख्या नहीं होगी। उत्तर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अब आपका चौथा क्वेश्चन कह रहा है 9.5 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो कई सारे प्रशिक्षु क्या करेंगे, कई सारे प्रशिक्षु आपको 9.5 फिर 9.5 इस तरह से लिखेंगे और फिर गुणा करने बैठेंगे, तो आपका लगेगा समय बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह लिखना है। यहाँ पे 9.5 जो दे रखा है आपका, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे प्रशिक्षुओं को दिक्कत ना हो समझने में। 9.5 ये आपका 9.5 है का स्क्वायर है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 10 - 0.5 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो आप फटाफट यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10 का स्क्वायर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा यहाँ पर उस 0.5 का स्क्वायर -2ab। ab का अर्थ क्या हुआ, 10 का गुणा 0.5 का गुणा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 का क्या होता है आपको पता है 100 होता है, ये आपका 0.25 हो जाएगा और ये आपका 10 है ये, और ये 0.5 है, तो इससे 0.5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये 10 लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि नीचे 10 लगाएंगे 10 से 10 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10।
अब ये 10 है ये और ये 100 है, इसको हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा 90, और ये प्लस आपका 0.25 है, तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आपका आ जाएगा 90.25। अब देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हो गया। अब यहाँ पे करने बैठेंगे आपका समय खर्च होगा, ठीक है। तो आपका उत्तर देखिए 90.25, ये आपका उत्तर हो जाएगा सही। वर्ग 40 और 50 का मध्य बिंदु क्या है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या होगा इसका। 40 और 50 को हम जोड़ेंगे और भाग कर देंगे 2 से, तो आपको पता है 40 और 50 कितना होगा 90, 90 को भाग करेंगे 2 से, हमारा उत्तर आ जाएगा 45। देखिए 45 कहाँ दे रखा है, ये हमारा दूसरा प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको पहला जो पेपर हमने बहुबगल पे कराया है 2023 का, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बिना किसी देरी के 2022 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। 2022 का सबसे पहला प्रश्न पत्र जो पूछा गया है वो आपका पूछा गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। आप सभी को पता होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूर्णांक और परमीय संख्याओं का एक चार्ट बनाया था, तो आपको पता होगा कि माइनस से इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये आपका प्लस इन्फिनिटी तक, ये सभी जो है आपके पूर्णांक होते हैं। तो आपका ये माइनस इन्फिनिटी पे जाके सबसे पूर्णांक जो है सबसे छोटा पूर्णांक आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 1, 0 और -1 दे रखा है, अर्थात इन तीनों में नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अब दूसरा प्रश्न पत्र क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब उसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और जो क्षेत्रफल निकालना है परिमाप दिया हुआ है, तो आप सभी को पता है कि जैसे हम अगर इस तरह से बनाएं, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी सभी भुजाएं समान होंगी और इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप इसका हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे परिमाप, ठीक है, परिमाप हो जाएगा इसका 3a, ठीक है। अब a यानी हमने भुजा ले ली, ये a, ये a, ये a हमारी भुजा हो गई। हमारा परिमाप की वैल्यू कितनी देखिए 3 मीटर, ठीक है। अब यहां पर 3a, अब 3 से 3 कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1 मीटर, a की वैल्यू आ गई 1 मीटर। अब उसके बाद में समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला यानी सूत्र जो है क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल ऑफ समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये आपका वो होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर 3/4 को ज्यों की त्यों लिख देंगे, 3/4, भुजा हमें पता है 1 मीटर है, तो 1 मीटर का स्क्वायर। अब आपका यही हो जाएगा उत्तर। आप इसको 1 से गुणा करेंगे तो आपको पता है यही मिलेगा, तो आप यहाँ पे देखिए √3/4 मीटर स्क्वायर, ये आपका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्षेत्रफल मतलब परिमाप, आपको पता है कि परिमाप क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का योग जो है वो परिमाप कहलाता है। तो 3a हो गया क्षेत्रफल, आपको का फॉर्मूला पता ही है, √3/4 आपका ये आपका भुजा का स्क्वायर आपका क्षेत्रफल होता है इसका समबाहु त्रिभुज का। आप चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, ये आपको पहचानना है। आपको पता है 3 2 4, 4 को 2 से जाती है, 11 2 3, 11 2 3, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं जाती। 3 7 9, ये 3 से जाता है, 6 2 से जाता है, ठीक, इसलिए ये हमारे अभाज्य संख्याओं में नहीं आएंगे। परमीय संख्या -3/4 का योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये पूछा है। तो आपको पता होगा कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम हम उसको कहते हैं कि ऐसी मतलब ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर जो मान है हमारा वो शून्य हो जाए। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि हम ऐसी योगात्मक प्रतिलोम क्या है हमारा, योगात्मक प्रतिलोम ऐसी मतलब -3/4 में हम ऐसी क्या संख्या जोड़ें जिससे हमारा जो योग आए वो हमारा शून्य आए, मतलब उस संख्या से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा -3/4 + a = 0, ये हमारा हो गया। अब a की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो हमारा ये आ गया योगात्मक प्रतिलोम। क्या हो गया, योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा स्वयं। अब उसके बाद पूछा गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, दूसरा प्रश्न, ये आपका पहले उत्तर मिल गया। आप 3/4 देखो, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 3/4, आपको ये उत्तर है, और कहीं ये देखो 2 ऑप्शन में दे रखा है 3/4, हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए हमारा ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम हमारा ऐसा होता है कि ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें जिससे हमारा जो संख्या है वो 1 आए, उत्तर हमें 1 प्राप्त हो, ऐसी कौन सी संख्या से हम इसका गुणा करें, मतलब -3/4 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें जिससे हमारा जो उत्तर प्राप्त हो वो 1 हो। तो कैसे क्या करेंगे, -3/4 × a = 1, ठीक है। अब a को यहीं लिखेंगे और इसको -3/4 को उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 4/3, और ये आ जाएगा माइनस का साइन, ये हमारा हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम,
ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ पे कहाँ दे रखा है 3/4 -4/3, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका चौथा पॉइंट क्लियर हो गया क्वेश्चन। आप चलते हैं, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। नहीं जब भी आए कान खड़े हो जाने चाहिए आपके, कि नहीं कहाँ पूछा है वहीं कान खड़े हो जाने चाहिए आपके। अब देखिए यहाँ पे सामने प्रश्न में कि हमें ये पता होना चाहिए रेखीय समीकरण का अर्थ होता है जहां पर x की जो घात है वो 1 होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे x की घात जो है एक कहाँ है, x की घात यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो ये हमारा सही है, अर्थात मतलब ये हमारा रेखीय समीकरण है। उसने पूछा है नहीं, तो ये भी आपका, ये भी बताया आपको 1 है। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, x की पावर 2 दे रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा सही उत्तर। सही उत्तर से मतलब उत्तर सही होगा लेकिन रेखीय समीकरण नहीं होगा, ठीक है। चलिए आपका पांचवा क्लियर हो गया, ये आपका 2022 का प्रश्न पत्र क्लियर हो गया। अब चलते हैं आपके 2021 के प्रश्न पत्र पर। 2021 के प्रश्न पत्र का सबसे पहला प्रश्न कह रहा है किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। जो ठोस होती है वो हमारा 3D मॉडल में होता है। 3D मॉडल का अर्थ होता है जैसे घन होता है, आपने देखा होगा घन मतलब हम जो मतलब एक तरह का जिसमें आपकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट, ये तीनों चीज जिसमें आती है वो हमारी 3D शेप कहलाती है। तो आपका इसके अंतर्गत आपका उत्तर जो आएगा वो आएगा आयतन। कहाँ दिख रहा है आपको आयतन, ये आपका आयतन जब भी आए, वॉल्यूम जिसकी बात करें, आयतन का अर्थ होता है वॉल्यूम, जहां पर वॉल्यूम की बात हो तो वो आपका हो जाएगा ये उत्तर आपका पहला। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे, -1 और -1 के बीच कितनी परमीय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, परमीय का चार्ट मैंने आपको दिखाया था, उसमें क्या कह रहा था परमीय में कि यहाँ -1 से लेके +1 के बीच में कितनी हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, उसके बाद यहाँ पे अगर ले लें तो -1/3 हो सकती है, इस तरह की अनंत संख्याएं हो सकती हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा अनंत, ठीक है, ना 1 आएगा ना 0 आएगा ना 2 आएगा, अनंत आएगा। अब a² - 2ab + b² बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले इसी पे मैंने एक प्रश्न कराया है आपको आपकी घंटी बजनी चाहिए। a - b का होल स्क्वायर, ये आपका सही उत्तर होगा, ये आपका दे रखा है। इसको जब हम खोलेंगे तो a² - b² प्लस 2a, सॉरी प्लस ये मैं साइन गड़बड़ कर दिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a² + b² - 2ab, ये आपका खोलेंगे ब्रैकेट को तभी आएगा। इससे पहले मैंने आपको 2023 में एक प्रश्न आया था सेम इसी पैटर्न पे, इसलिए मैंने आपको उसी से कराया, रादर देन मैंने आपको मल्टीपल, मैं गुणा करके भी सिखा सकता था आपको, लेकिन मैंने इसलिए कराया है क्योंकि आपके दिमाग में फॉर्मूला रिवाइज होगा, जो कि आपके ऑप्शन में कई तरह से पूछ लिया जाता है। अब आपका चौथा प्रश्न क्या करा है, एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्ग के बारे में पूछ रहा है, वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं। तो आपकी परिमाप की बात करें तो यहां पे लिखा हमने परिमाप कितना दे रखा है अपना 4, ठीक है, मीटर दे रखा है, 4 मीटर का अर्थ होता है परिमाप 4 मीटर दे रखा है, और इसका फॉर्मूला लिखेंगे 4 × s, तो ये 4 मीटर यहाँ परिमाप की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो s यानी साइड यानी आपकी भुजा, ठीक है, ये भुजा, तो आपका 4 से 4 यहाँ से चला गया, 1 मीटर आपको मीटर में दे रखा है, तो 1 मीटर आपकी भुजा आ जाएगी, ठीक है। भुजा को हमने ले लिया a, ये हमारा a, ये a, ये a, ये a, ठीक है। अब हमारे पूछा गया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। आपको जैसे ठीक लगे, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके चल रहा हूँ जिससे किसी भी प्रशिक्षु को दिक्कत ना हो। भुजा का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का भैया 1 ही आएगा आंसर। तो 1 मीटर कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, ये हमारा सही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। किसी प्रशिक्षु को किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही हो तो वो हमें आके सूचित कर सकता है और हम आपकी बात को सुनेंगे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, पांचवा प्रश्न आपका देखो क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है। आपके रेखीय समीकरण की बात कर रहा है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया रेखीय समीकरण वो होता है जिसमें एक की घात जो x की घात जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर m की घात 1 है, y की घात 1 है, p की घात भी 1 है, लेकिन यहाँ पर ये देखो ये चौथा प्रश्न आपका क्या दे रखा है, इसको हम थोड़ा डिटेल में ऐसे लिख के देखते हैं। आपको लिख के देखेंगे तो आपको माफ़ी चाहूँगा, ये आपका नोटिफिकेशन देने लगता है। ये x + 1/x और ये आपका = 7। अब इसको यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो x² + 1 और आपका 7x, ये आपका आ जाएगा, तो x की घात जो है 2 हो जाएगी, इसलिए आपका चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, अर्थात मतलब नहीं। मैंने जब भी कहा नहीं शब्द आए कान खड़े हो जाने चाहिए आपके,
ठीक है, चलिए आपका ये प्रश्न पत्र कंप्लीट हो गया कि आप सभी प्रशिक्षुओं को ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि 2020 में आपके 2 प्रश्न पत्र हुए थे, कुछ जिलों में आपकी नकल पाई गई थी। जो प्रशिक्षु हैं उनके पास पहले से ही पेपर अवेलेबल हो गया था, जिसके कारण पीएनपी ने कुछ जिलों में दोबारा पेपर कंडक्ट कराया था, उसका हमने पेपर लिया हुआ है। ये आपका सभी जिलों में कंडक्ट कराया गया वो पेपर है। एक पेपर और था जो कि हमने आपके अलग सेगमेंट में डाला हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। अब आपका पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि आपका वर्ग रूप क्या होगा, इसका पूछा गया है। तो पॉइंट के बाद देखेंगे यहाँ पर, तो पॉइंट के बाद आपका 6 जीरो है यहाँ पर, वो आपके 5 जीरो और 1 मतलब 6 संख्याएं हैं, तो 6 को हम कर देंगे आधा, तो यहाँ पे पॉइंट 0 0 और 1 इसका करेंगे वर्ग, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा ये। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। जैसे कि आप सभी को पता है कि उसी संख्या को दोबारा गुणा करने पर हमें वर्ग प्राप्त होता है, तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो हमें यही जो ऊपर दे रखी संख्या वही प्राप्त हो जाएगी। आप करके स्वयं देख लीजिएगा अगर आपको डाउट हो तो। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि इसका मान कितना होगा, तो माइनस से माइनस कट जाता है, आपको पता है, तो 3 - 4, उसके बाद में माइनस ये 5/4, आपको पता है ये समान दे रखे हैं इसके नीचे, तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो सीधे यहाँ पे 4 लिखेंगे और -3 और -5 कितना हो गया, 8 हो गया माइनस का। इस 4 से ये जाएगा 2 बार, तो कितनी बार जाएगा, -2, तो -2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन। निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, आपको पता है अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है। 81 नहीं होगी क्योंकि 9 से ज्यादा 3 से ज्यादा, अगेन इसमें 81 दे रखी है, नहीं जाएगा। 81 आपका, 87 आपका यहाँ पे दे रखा है, 87 आपका 3 से जाता है, 7 के साथ 29 से भी जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा अभाज्य संख्या। ये आपकी संख्या अकेली बची जो कि किसी से भी नहीं जाती, तो आपकी ये हो जाएगी अभाज्य संख्या, यानी 83 और 8 9 89। ठीक है, अब आपका चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है आपकी 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं, आपको पता है कि 6 में 1 जोड़ने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो आपकी होती है अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, और इस सिर्फ यही होगी, ना कि 6 7 8 होगी, न केवल 8 भी नहीं होगी, 6 और 7 भी नहीं होगी, अर्थात आपका केवल 7 ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद आपका पांचवा प्रश्न क्या रहा है, निम्नलिखित में x डिग्री का मान कितना होगा। x डिग्री का मान यहाँ पे पूछा हुआ है, ये 107 दे रखा है, आपका 51 दे रखा है। आपको पता है ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी बाहरी एंगल होता है, तो इसका जो ये जो है x और 51 के दोनों के मान के बराबर इसका मान होता है, ये आपका रूल होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो यानी 107 यहाँ पे लिखा हमने, और x + 51 डिग्री। अब ठीक, अब उसके बाद में क्या करा हमने, x को यहाँ पे लिखा, उसके बाद 107 को यहीं रहने दिया, और उसके बाद में इसको उठा के यहाँ ले गए, तो -51। तो जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 1, 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पे आएगा 56 डिग्री आपका सही उत्तर होगा। 56 डिग्री दे रखा है दूसरे प्रश्न में। आपका ये पांचवा प्रश्न हो गया आपका बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से क्लियर है। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न पत्र की तरफ। अगला प्रश्न पत्र है आपका 2019 का। ठीक है, अब 2019 के प्रश्न पत्र का सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, गौर से देखिए यहाँ पे, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, मतलब कितनी संख्याएं हो सकती हैं। वैसे तो आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि अनंत इसका उत्तर होगा, अब कैसे होगा वो देख लेते हैं। एक कोई भी आपने संख्या ले ली, जैसे मान के चलिए आप 3/4 आपकी एक संख्या है, ठीक, उसके बाद में दूसरी संख्या आपको लेनी है कुछ ऐसी जो 3/4 नहीं होनी चाहिए। आप ले लीजिए जैसे 8/9, 8/9 आपने ले ली। अब आपको पता है कि इस दोनों के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती हैं, तो इसमें सोचने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको चार्ट दिखाया था परिमेय संख्या वाला, उसमें आपको देख के तुरंत समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन कौन सा है वो पहचानना है आपको। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये आपसे पूछा है। दूसरा दे रखा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, और -17 बड़ा होता है -5 से। तो ये आपसे पूछा है इसमें सत्य कथन कौन सा है। आपको ये पढ़ के समझ में आ गया ऑलरेडी कि -17 जो है वो आप जितनी माइनस में बढ़ती जाएगी संख्या वो उतनी छोटी संख्या होती है, तो यानी ये तो आपका गलत हो गया, ये सही नहीं है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत हो गया आपका, ये भी चीज गलत है। अब उसके बाद कह रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न कराया था कि ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक पर, तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक जैसे आपका ये कोई ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक आप मान के चलिए आपका -4/3 है। अब इसका ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक, अब योगात्मक की बारे में बात करें तो यानी इसको जोड़ने पर, ए जोड़ने पर जो मान है वो आपका 0 आ जाए, तो ये जो है आपका प्लस आएगा, तो आपका ये ऋणात्मक पूर्णांक तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। आपका बचा 1, तो आपका ये हो जाएगा सही। कैसे, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो जो योगात्मक प्रतिलोम है ऑब्वियस सी बात है बड़ा ही होगा, क्योंकि ये योगात्मक प्रतिलोम नेगेटिव में जाएगा और धनात्मक पूर्णांक आपका
प्लस में जाएगा। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है आपका, जैसे मान के चलिए 4/3, ठीक है। अब इसको a माइनस ए इक्वस टू 0, तो ये माइनस आ गया, तो ये वैल्यू जो है माइनस में चली जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये छोटा ही होगा ना, तो ये आपका सही प्रश्न हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन काउंट होगा। आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाइए, उम्मीद करता हूं ये आपको प्रश्न अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आप चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। 21 की अनुवर्ती संख्या पूछा है, सिर्फ 21 की अनुवर्ती नहीं, 21 के बाद जो संख्या आ रही है उसकी अनुवर्ती के बारे में पूछ रहा है। तो 21 की अनुवर्ती संख्या 1 प्लस ऐड करेंगे 22, अब उसके बाद में 22 की भी अनुवर्ती संख्या, तो फिर 1 जोड़ेंगे, उसके बाद में आपको 23 प्राप्त होगा, यानी 23 इसका सही उत्तर है, यानी चौथा। अब चलते हैं आपके चौथे प्रश्न पर। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप क्या होगी, इस प्रश्न के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम छोटे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 0.5 हेक्टेयर आपको दिया हुआ है, और आपको 0.5 हेक्टेयर जो है वो कितना होता है 0.5 हेक्टेयर में, यानी आपका 1 हेक्टेयर में आपका होता है 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। वर्ग मीटर आपको पता होना चाहिए, ये होता है। अब 0.5 हेक्टेयर दे रखा है, तो 0.5 हेक्टेयर को यहाँ पे लिखेंगे, 0.5 हेक्टेयर को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे 0.5 से गुणा करेंगे, आप 0.5 से गुणा करेंगे 10⁴ से, तो आपका आ जाएगा 5,000, ठीक है। ये आपका 5,000 आ गया आपका ये, ठीक है। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, तो आपका ये क्षेत्रफल क्या हो गया 5,000 मीटर हो गया, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक, ये आपका क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है। आयताकार का मतलब है रेक्टेंगुलर, ठीक। 125 मीटर आपकी दे रखी है, तो दूसरी भुजा का माप क्या होगा, तो दूसरी भुजा का माप आपको पता है कि एरिया जो होता है वो क्या होता है, एरिया आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपकी यहाँ पर आपकी 5,000, ये आपका एरिया आ गया, क्योंकि हमने यहाँ से ले लिया एरिया। लंबाई आपकी 125 ले लो, या चौड़ाई जो भी आपको एक दे रखी है, तो कोई भी ले सकते हो आप उसमें, आपका बी हो गया। तो 125 को भाग इसमें देंगे, 125 यहाँ पे लिख लिया हमने। अब उसके बाद में 125 को इससे काटेंगे, तो काटने पर हमको जो प्राप्त होगा वो हमको प्राप्त होगा 40 मीटर, ठीक है। आप काट लीजिएगा यहाँ पे 125 से 25 से जाएगा, ये 125 से सीधा भाग देना चाहें तो आप 125 से भी सीधा भाग भी दे सकते हैं, और आप इसे 5 से काटना चाहें 5 से काट सकते हैं, 25 से काटना चाहें 25 से काट सकते हैं। आप काट लीजिएगा, 40 इसका उत्तर आएगा, तो आपका ये उत्तर आ जाएगा 40 आपका सही। बस मेन चीज़ यहाँ पे ये पता होनी चाहिए आपको, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी आपका आसानी से हो जाएगा। अब दूसरा आपका 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, 1 घन मीटर बराबर होता है, 1 घन मीटर बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए 1000 लीटर के बराबर होता है, ये आपको उत्तर एकदम सटीक है। अब याद कैसे रखेंगे आपको, ये आपका कोई घन है, आप यह ऐसे याद रखिए, ये आपका 1 मीटर, ये आपका 1 मीटर, ये आपका 1 मीटर, ये आपका क्या है, ये आपका टंकी है जो छत पर रखी जाती है, इसमें 1000 लीटर पानी आ जाता है, इसी को हम 1 घन मीटर बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ में सभी को, उम्मीद करता हूँ बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। और कृपया करके आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतनी मेहनत आपके लिए कराते हैं, और आपसे सिर्फ क्या मांगते हैं, एक सब्सक्राइब ही तो मांगते हैं, और अगर आप वो भी नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारी मेहनत का क्या फायदा, ठीक है। अब चलते हैं आपके 2017 के प्रश्न पत्र पर। 2017 का प्रश्न पत्र आपका क्या कह रहा है, 2017 का प्रश्न पत्र आपका कह रहा है, जो आपका सबसे पहला प्रश्न है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अव्यय होता है। यहां पर आपका प्रिंट जो है हल्का कम है, तो इसको मैंने अपने हाथों से अलग लिख लिया जिससे आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। आपका सबसे पहला प्रश्न जो कह रहा है, वो सबसे पहला प्रश्न आया आपका, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अव्यय होता है। अब तत्समक अव्यय बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो तत्समक अव्यय होता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जो पूर्ण संख्याओं में ऐसी संख्या जोड़ने पर जिससे उस पूर्ण संख्याओं में कोई परिवर्तन ना आए, ऐसी संख्या को हम तत्समक अव्यय कहते हैं। अब इसमें पूर्ण संख्या जैसे मान के चलिए आपका 5 में हमने जोड़ा 0, तो हमें प्राप्त हुआ 5, तो 0 आपका क्या होगा, तत्समक अव्यय, तो अर्थात आपका ए आपका सही ऑप्शन हो गया। अब आपका 56, 70, 84 का लघुत्तम समापवर्तक पूछा हुआ, समापवर्त्य यानी आपका एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एलसीएम। तो यहाँ पर लिखेंगे 56, यहाँ पर 70, यहाँ पर लिखेंगे 84। अब यहाँ पर लीजिए आप एलसीएम, 2 से भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार, 1 गया 8, यहाँ पर लिखेंगे 7 कितनी बार जाएगा, 3, 1 गया 5, यहाँ पर गया 4,
यहाँ पर गया 2, अगेन 2 से करेंगे, 2 से जाएगा ये 2 एक बार, ये जाएगा आपका 4 बार 14, उसके बाद ये 35 जाएगा नहीं तो 35 को यूं के त्यों लिख देंगे, 2 बार जाएगा, एक बार जाएगा, उसके बाद में 14 फिर 2 से जा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 7 बार, ये आपका 35 का 35, 21 का 21, ये जाएगा 3 से यहाँ पे 7 बार, ये आपका 35 जाता है नहीं जाता है, तो यहाँ पे लिखो 35, उसके बाद ये जाएगा 7 बार, फिर ये लिखो 5 बार, 5 से 7 यहाँ पे 5, ये 5 यहाँ पे जाएगा, ये 7 बार, ये भी 7 बार, ये अगेन 7 बार जाएगा, तो ये आपका 1 1 और 1, ये आपका आ जाएगा उत्तर। अब उसके बाद में क्या करेंगे आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर मिलेगा आपको 840। कैसे, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 4 गुणा 2 8, 8 के बाद में आपका ये आपका दे रखा है 5 और 7, अगर इसको करेंगे तो 35 प्राप्त होगा, और इन दोनों को करेंगे तो हमको प्राप्त होगा, ये आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको ये बेसिकली 8 गुणा 3 आपका 24, 24 गुणा 5 120, 120 गुणा 7 आपका 840, आपका ये हो जाएगा उत्तर सही। आप चलते हैं आपके तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है समीकरण 2.8x इक्वल टू 5.4 प्लस x का हल क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है, इतना हलवा क्वेश्चन आपको मिल जाए अगर, और आपके 1 नंबर आपके ना आए तो फिर आप पर तो भैया थू है। आप यहाँ पे लिखेंगे 2.8x, उसके बाद में ये x की वैल्यू है उठा के यहाँ पे ले आएंगे माइनस x, आपका 0.54, ठीक। आप ये हमारा कोई नहीं दे रखा है तो यानी एक कंसिडर किया जाता है, तो एक घटाएंगे 1.8x इक्वल्स टू 0.54, ठीक है। इसके बाद में x यहाँ पे लिखा 5.4 भागित 1.84, पॉइंट से पॉइंट हटाया, उसके बाद 18 से 54 कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 आपका उत्तर हो गया। अब चलते हैं आपके चौथे प्रश्न की तरफ। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज के परिमाप क्या होगा। परिमाप पूछ लिया भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल देके। समबाहु त्रिभुज क्या होता है आपको मैंने बताया है, क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल ऑलरेडी हमें गिवन है 400√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 400 का इसमें मल्टीप्लाइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 400, तो हमारा हो जाएगा 1600। तो और ये भुजा का स्क्वायर है तो हम इस पर कर देंगे स्क्वायर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्राप्त, 40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर की जगह आ जाएगा मीटर खाली, क्योंकि हमने स्क्वायर किया ना तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी आ गई भुजा। अब परिमाप के बारे में पूछा गया है, तो परिमाप क्या होता है, 3a, ठीक है, 3a, तो आपका 3 गुणा 40 कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ मीटर गलत लिखा है हमने, सेंटीमीटर आएगा क्योंकि सेंटीमीटर में बोला है, तो आपका ये आ जाएगा द्वितीय, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक चीज़ है भाई, अगर आपको इसमें भी समझने में दिक्कत। चलिए अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका सिंपल है, बहुत एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, x² माइनस 2xy प्लस 9y² और x² प्लस 2xy माइनस 8y² का योगफल क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को फटाफट उतार लेंगे। 2x यहाँ पर दे रखा है माइनस, तो माइनस लिखा हमने, 2xy प्लस 9y² माइनस की जगह प्लस, क्योंकि योग के बारे में पूछा है, तो 2xy माइनस 8y²। तो आप यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस और माइनस में दे रखा है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, उसके बाद में ये दे रखा है आपका, ये दे रखा है, तो आपका यहाँ पर ये माइनस का दे रखा है, ये आपका प्लस का दे रखा है, तो 2x² आ जाएगा, ठीक है। और आपका ये आ जाएगा प्लस का y², क्योंकि 9 और 8 दे रखा है तो माइनस करेंगे तो आपका ये 2x² प्लस y², कहाँ दे रखा है आपका, 2x² प्लस y², ये आपका बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं आपके 2016 प्रश्न पत्र की तरफ, जो है आपका सबसे आखिरी प्रश्न पत्र। अब आखिरी प्रश्न पत्र में सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, परमीय संख्या -4/9 से छोटी परमीय संख्या क्या होगी। तो आप देखिए ये -1/9 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी आपको पता है, क्योंकि ये बड़ी संख्या है उससे। -2 ये तो हो ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकती, ये आपकी इकलौती संख्या है जो -7/9 है, ये आपकी परमीय संख्या होगी, क्योंकि 9 इसमें दे रखा है कॉमन, 9 9 9, तो ऊपर जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी संख्या होगी जो आपकी गिवन संख्या दे रखी है, ठीक है। तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद में 16, 32 और 64 का लासा क्या होगा, आप सभी को पता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने कराया हुआ है। 16, 64, अब इसको हम भाग करेंगे 2 से, 2 से जाने पर 8 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना 16, यहाँ पे आ जाएगा 32,
यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ से 2 से भाग करेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर 2 से भाग करेंगे फिर 2 गुणा, उसके बाद में हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा और ये आ जाएगा 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने पे 1 2 और फिर ये यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। तो अर्थात हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ हमारा 64। क्यों, मैं आपको करके दिखाया, बल्कि आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा क्वेश्चन है ये, कि 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 32, 32 गुणा 2 64। तो आपका लासा जो है 64 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका समीकरण पूछ रहा है, समीकरण 1.5 y माइनस 7 इक्वल्स टू 0.5 y का हल, ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न का आपसे उत्तर पूछा गया। तो 1.5 y माइनस 7 इक्वल्स टू 0.5 y, इस ये पूछा गया आपसे। तो इसको उठा के आप इधर ले आओ, 1.5 y माइनस 0.5 y, ये आपका दे रखा है, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर 7 में, इधर उसको उठा के इधर ले आएंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1y इक्वल्स टू 7, तो आपका y की वैल्यू हो जाएगी 7। ये आपका द्वितीय उत्तर आपका हो जाएगा सही, एकदम करेक्ट, बिंदास। ये आपका मैंने आपका कराई दिया है कि 16 32 64 कितना आ रहा है आपका आंसर, इसका आ रहा है 64, ठीक है। उसके बाद में आपको तीसरा प्रश्न पत्र करा दिया। उसके बाद आपके चलेंगे चौथे प्रश्न पत्र पर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, चौथा प्रश्न कह रहा है y z माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस आपका एक्स ब्रैकेट में जेड वाई माइनस जेड, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको सॉल्व करने पर क्या प्राप्त होगा, ये देखिए आप यहाँ पर जेड वाई माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड एक्स। देखो जेड एक्स यहाँ पे दे रखा है और कहाँ दे रखा है, जेड एक्स यहाँ दे रखा है, ये कट गया। एक्स वाई यहाँ माइनस का दे रखा है, यहाँ प्लस का दे रखा है, ये भी कट गया। जेड वाई यहाँ दे रखा है, जेड वाई यहाँ दे रखा है, ये भी कट गया। क्या प्राप्त हुआ, शून्य। शून्य कहाँ दे रखा है, चौथा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपका पांचवा प्रश्न जो है वो आपको हल्का सा कम दिखाई दे रहा हो, इसलिए मैंने अलग लिखा हुआ है, तो जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब देखिए आपका पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 45 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका आधार जो है आपका 15 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिभुज की संगत ऊंचाई के बारे में पूछा है। आपको पता होना चाहिए ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a1/2 बेस अपॉन बेस गुणा हाइट, बेस अपॉन हाइट। अब आप बेस को यहाँ पर आधार लिख सकते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो समझने में कहेंगे कि सर आपने हिंदी में तो लिखाया ही नहीं, ऊंचाई, ठीक है। अब उसके बाद में आपको 1/2 बेस कितना दे रखा है, आपका आधार 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर यहाँ पर डाल दीजिए। ऊंचाई पूछी गई है, ठीक है, ऊंचाई यहाँ पे लिखिए ऐसे। उसके बाद में आपका क्षेत्रफल दे रखा है आपका 45, ये आपका जो है ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल, ठीक है 45। तो आप 15 से ये 45 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें 3 बार जाएगा, कितनी बार आएगा, 6 आएगा। तो आपका ये हो गया ऊंचाई, आपका 6 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई, इसका प्रश्न का सही उत्तर हो गया। बहुत अच्छे से समझाया, चुटकियों में आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सभी प्रशिक्षु जो भी यहाँ तक टिके हैं उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पढ़ाने में बहुत एनर्जी खर्च होती है। और उसके बाद हम आपसे क्या मांगते हैं, सिर्फ एक सब्सक्राइब मांगते हैं, और आप अगर वो सब्सक्राइब भी नहीं कर पाएंगे तो आप हमारी हिम्मत को तोड़ते हैं, ठीक है। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएल क्लासेस। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लासेस पसंद आई होंगी और आपने अपने दोस्तों को शेयर कर रहे होंगे, जिससे हमारा और आपका जो संबंध है बहुत अच्छा हो रहा होगा, जिससे हम आपको आगामी सेमेस्टर में भी मदद करेंगे।